हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में सुबह मॉर्निंग का क्वेश्चंस का मॉडल आंसर्स है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडल आंसर्स के क्वेश्चंस के अलावा भी हम उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसको कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चन तो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मतलब मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में था, लेकिन हमने यहाँ कोशिश किया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट्स है और क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है या फिर क्या सोर्स है उसको भी कवर अप कर लिया है, ताकि एक बड़े डायमेंशंस में क्वेश्चंस कवर हो जाए। एक कंपैरेटिव वे में अगर क्वेश्चंस कवर हो जाता है तो बाकी के भी सवाल या फिर बाकी के भी सवाल अगर आते हैं इनसे रिलेटेड तो उसको भी कवर अप किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने मतलब जो क्वेश्चंस मूल क्वेश्चंस है उससे थोड़ा हटकर भी हमने कोशिश किया है क्वेश्चंस को कवर अप करें। तो आप लोग उस एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, लेकिन आगे के अगर कोई सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो आप वहाँ भी इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक मैंने अलग से नहीं करवाया था तो मुझे लगा कि चलो यहीं पे इसको कवर अप करवा देते हैं। ओके, तो देखते हैं सवाल क्या था। मूल सवाल था एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद द चैलेंजेस एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद द चैलेंजेस अकर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो मैंने मॉर्निंग में आपको सवाल दिया था वो सवाल यही था और उसी का आंसर सभी हम यहाँ मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए अब क्या था, रोल ऑफ चैलेंजेस क्या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याओं को कैसे डील कर सकते हैं या उस समस्या को कैसे कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले मतलब बाकी के सवाल की तरह ही सबसे पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शंस को देखेंगे कि इंट्रोडक्शंस क्या है। तो इंट्रोडक्शंस में मैंने यहाँ क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करने की कोशिश किया है। ओके, क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करने की कोशिश किया है कि क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी, इट हैज़ चेंज्ड इन पास्ट, इज चेंजिंग इन प्रेजेंट एंड विल चेंज इन फ्यूचर। मतलब क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जो भूतकाल में भी बदलाव हुई है, जिसमें जो प्रेजेंट में बदल रहा है, और भविष्य काल में भी जिसमें बदलाव होने की आशाएं हैं और जो बदल सकता है। ओके, द वेरिएशन एंड शिफ्ट इन वेदर कंडीशन ओवर स्पेस एंड द टाइम ऑफ डिफरेंट स्केल्स एंड मैग्नीट्यूड रिजल्टिंग इनटू चेंजेज ऑफ क्लाइमेटिक टाइप इज डिफाइंड एज द क्लाइमेट चेंज। मतलब ये कह रहा है कि वेरिएशन और शिफ्ट जो वेदर कंडीशन में होता है एक डिफरेंट टाइम और समय में एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड पर, वही क्लाइमेट चेंज को या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस को बनाता है और उस वेरिएशंस को ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ओके, उस वेरिएशंस को ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये इंट्रोडक्शंस हो गया फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शंस के अलावा उसके बाद हमने क्या देखा है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उस फैक्टर्स को हम देखते हैं। देखिए यहाँ नेचुरल फैक्टर्स है और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब ये प्राकृतिक के द्वारा जो आपदाएं हैं या फिर प्राकृतिक के जो कारण हैं जिस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है वो है, और एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मानव के द्वारा किया गया कारण, जो मानव के द्वारा उत्पन्न कारण या फिर मानव के द्वारा किया गई घटनाओं के वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको लिखा है। ओके, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। देखिए अब नेचुरल फैक्टर में क्या क्या है फ्रेंड्स। प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं होती है, आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से मतलब जो प्लेटें हैं जो लिथोस्फीयर में जो है, उसके बाद आइनोस्फीयर का जो प्लेटें हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे से जब सेपरेट होता है तो कन्वर्जेंट जोन बनती है और डाइवर्जेंट जोन बनती है। उस वजह से भी मतलब दरारें उत्पन्न होती है और जिस वजह से कभी कभी अर्थक्वेक जैसी घटनाएं हो जाती है और फिर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। ओके, उसके बाद कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वाली घटना मतलब होती है। उसके बाद वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट्स के वेरिएशंस की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। ओशियंस करेंट्स की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से भी क्लाइमेट चेंज होती है। दिज ऑल आर द नेचुरल फैक्टर्स। क्या है, दिज ऑल आर द नेचुरल फैक्टर्स। ये सारे प्राकृतिक के द्वारा किया गया मतलब घटित घटनाओं हैं जिस वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। अब देखिए एंथ्रोपोजेनिक घटनाओं में हम देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या है जो क्लाइमेट चेंज को होने के लिए मजबूर करता है। पहला फैक्टर ग्रीन हाउस, जो कि मेजर फैक्टर है, जिसको हम मेजर कैटेगरी में रखेंगे कि ये मेजर फैक्टर है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ओके, एंड उसके बाद है एटमॉस्फेरिक एरोसॉल्स, मतलब एटमॉस्फेयर में जो एरोसॉल्स मौजूद होते हैं, जो मतलब एक तरह से धूल कण और मतलब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दोनों मिल जाते हैं और वो एरोसॉल्स का निर्माण करता है। जो एरोसॉल्स मौजूद होते हैं ये सब इसको वाटर वेपर कह सकते हैं एक तरह से। उसके बाद है लैंड यूज चेंज। क्या लैंड में जो बदलाव हो रहा है, जो लैंड के यूज में बदलाव हो रहा है
उस बदलाव के वजह से भी क्लाइमेट चेंज होते हैं। मतलब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, डिफॉरेस्ट कर देते हैं, या फिर रिवर बैंक में जाकर हम अपना खेती करना शुरू कर देते हैं, या फिर बसेरा बना लेते हैं, जिस वजह से भी दिक्कत होता है। ओके, अब देखिए इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे वातावरण पे, उसको हम देखते हैं कि भैया ये जो क्लाइमेट चेंज है किस प्रकार से प्रभाव डाला है। क्लाइमेट चेंज राइजेज द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज एक्कम्पनीड बाय द चेंजेज इन वेदर एंड क्लाइमेट लाइक चेंजेज इन रेनफॉल। मतलब क्लाइमेट चेंज क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाता है। ओके, वो रिजल्ट में क्या करता है, या तो रेनफॉल लाएगा, या ज़्यादा फ्लड्स लाएगा, या ड्रॉट लाएगा, या फिर मतलब कहीं सूखा होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा हीट वेव्स हो जाएगा। इस प्रकार की वातावरण में बदलाव आ जाती है, इस प्रकार के क्लाइमेट में चेंज आ जाती है, जिस वजह से इन्वायरमेंट के सारे डायरेक्शंस को हैम्पर करती है। जिस वजह से क्लाइमेट जो है ना, इन्वायरमेंट के सारे डायरेक्शंस को, सारे डायमेंशंस को हैम्पर करती है। ओके, अब देखिए क्या क्या इसका इम्पैक्ट्स है, उस इम्पैक्ट्स को देखते हैं। देखिए पहला इम्पैक्ट से ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाता है। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसॉल्स, मीथेन, ये सब जो भी हैं, ये सब सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो ज़्यादातर रहते हैं और मतलब एटमॉस्फेयर में, वो सूरज के आने वाली किरणों को दोबारा वापस जाने नहीं देता है, और उनको ट्रैप के तरह या फिर उसको ज़्यादा अवशोषित करके यहीं रोकता है, और जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अपना अर्थ गर्म हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, ओशियनिक एसिडिफिकेशन या राइजिंग सी लेवल। अब देखिए बर्फ पिघल जाता है, जिस वजह से सी लेवल में वृद्धि हो रही है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलता है, और इस वजह से सी के लेवल में वृद्धि हो रही है, जिस वजह से बाढ़ की खतराएं या फिर अन्य खतराएं टाइप की हो रही है। अब ओशियन एसिडिफिकेशन मतलब जो भी एसिड रेन होता है, या फिर जो भी क्या कहते हैं, एक तरह से फैक्ट्रीज से निकले हुए कचरा होता है, या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो सारे फर्टिलाइजर्स बहकर नाले नदी में मिलते हैं, नाले नदी समुद्र में जाते हैं, जिस वजह से समुद्र का एसिडिफिकेशन हो जाता है। एसिडिफिकेशन होने से समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं, जो वहाँ के इन्वायरमेंट होते हैं वो, या फिर बायोस्फीयर होता है, वो बायोस्फीयर वहाँ का क्षति होता है, जिस वजह से वहाँ जीव जंतु रहते हैं, जिस जीव जंतु पे भी प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चेंजिंग लैंडस्केप का मतलब ये है कि अब बर्फ़ पिघल रहे हैं तो बर्फ़ में रहने वाले जीव जंतु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो मतलब आइस में रहने वाली, या फिर जो भी ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो अगर बर्फ़ पिघलना शुरू करता है तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे रीजन में चल जाते हैं, जिस वजह से उनकी मतलब एक्सटिंक्ट होने पे या फिर उनके एग्जिस्टेंसी पे खतरा हो जाती है, खतरा रहता है कि इसका समाप्ति ना हो जाए। ओके, देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में भी बदलाव आया है, थोड़ा डिक्रीज हुआ है। वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम एट रिस्क, मतलब वाइल्ड लाइफ का इकोसिस्टम भी रिस्क रहता है, इस प्रकार के बदलाव होते हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होते रहता है। ओके, उसके बाद क्या है, इलनेस और डिजीजेज। मतलब आपको पता होगा कि ओजोन लेयर है, या फिर जो भी लेयर है, जिस वजह से अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाती है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो धरती पे आ जाती है, जिस वजह से लोगों के कैंसर्स या फिर अन्य बीमारी टाइप के बहुत सारे बीमारीज होते रहते हैं क्लाइमेट चेंज होने से। ओके, क्लाइमेट चेंज होने से रहन सहन में बदलाव आता है, दिनचर्या में बदलाव आता है, जिसकी वजह से भी अन्य बीमारी होने का खतरा अत्यधिक हो जाता है। उसके बाद क्या है, इंटेंसिफाइड स्ट्रॉम्स एंड इंक्रीज स्ट्रॉम डैमेजेज। ओके, इस प्रकार का भी डैमेज होते रहता है। उसके बाद है ड्रॉट की खतरा बढ़ जाता है, फायर का खतरा बढ़ जाता है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जंगलों में आग लग जाती है। कुछ दिन पहले ब्राज़ील के अमेजोन जंगल में लगा था, अभी भी आपको देखे होंगे सिम्प्लीपल बायो रिजर्व में, उड़ीसा में जो पाया जाता है, वहाँ भी आग लगा हुआ था और कुछ दिन तक आग चला उसके। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं मेन सवाल पे आते हैं कि मेन सवाल क्या था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू डीलिंग विद द चैलेंजेस। जब भी ये सवाल आता है तो जिस तरह से हमने अभी लिखा है उसी तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, उसी तरह से लिखना पड़ेगा, तभी हमें आंसर सही मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा है तो हम डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के रोल पे आते हैं, उसको एक पेज में खत्म कर देंगे, वो नहीं होगा। ओके, इस प्रकार से लिखेंगे तो आंसर थोड़ा बेटर होगा। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ए बून और बैन, मतलब अच्छा और बुरा दोनों है क्लाइमेट चेंज के लिए। टेक्नोलॉजी में हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एज वेल एज द इट ऑल्सो थ्रेट्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मतलब ये है कि ये
क्लाइमेट्स को इम्पैक्ट को कम करने में भी मदद किया और उस इम्पैक्ट को बढ़ाने में ही मदद किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के वजह से ही, अगर टेक्नोलॉजी विकास कर रहा है हमारे देश में या फिर विश्व में कहीं भी टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन ज़्यादा हो रहा है, इनोवेशंस हो रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें बिजली की खपत होगी तो कोयला जलेगा या फिर जिस प्रकार का होगा, गाड़ी का इस्तेमाल होगा, प्रदूषण होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर क्लाइमेट चेंज पे ही प्रभाव पड़ेगा। ओके, क्लाइमेट को ही क्षति करेगा। देयरफॉर देयर आर मेनी वेज बाय विच टेक्नोलॉजीज में हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा से टेक्नोलॉजी ने मतलब कोशिश किया है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को हम कम करें। देखिए, पहला कारण है कि हम जो ट्रांसपोर्ट वाली व्यवस्थाएं हैं, जो व्हीकल्स है, हम उसको पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स को मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार की तरफ हम मूव कर सकते हैं। दूसरा कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़े, हाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी, सन सोलर एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी की तरफ हम चले, वो हाइड्रोजन एनर्जी, ओके, इस प्रकार की एनर्जी की तरफ हम चले। दूसरा कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं उसे शिफ्ट करके हम कोशिश करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने के बाद से ये होगा कि हमारा मतलब जो गलत चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो एग्रीकल्चर्स में कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जो नदी नाले को क्षति करता है या फिर पर्यावरण को क्षति करता है, उससे बदलाव होगा। हाउस होल्ड एनर्जी एफिशिएंसी, हम कोशिश करें कि घर में ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें जो एनर्जी का खपत कम करेगा। अगर एनर्जी का कंजप्शन कम होगा तो फैक्ट्री को एनर्जी कम उत्पन्न करना पड़ेगा और जिस वजह से कोयला या फिर अन्य वस्तुएं या फिर वो कम प्रदूषण फैलाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज है, जो अब आपको पता होगा कि कार्बन को स्टोरेज करने की भी टेक्निक है, जिस वजह से हम कार्बन को मतलब स्टोर कर देते हैं, जो वातावरण में कार्बन है उनको कैप्चर करके स्टोर करके और भूमि में कहीं ना कहीं उसको दफनाने के काम करते हैं। ओके, उसके बाद क्लाइमेट जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। क्लाइमेट डैमेज हुआ है उसको टेक्नोलॉजी के मदद से या इनोवेशंस के मदद से रिपेयर करने का काम कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी हमें इतने फील्ड में मदद करता है। आप चाहे तो इस पॉइंट्स में लिखकर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो बेटर होगा, लेकिन हमने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि स्पेस भी कम है और वर्ड लिमिट रहता है, तो पॉइंट्स में ही बेटर होगा। वो अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार का आया है, उस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हैंडल करें। ओके, उसके बाद अब कंक्लूजन पे आते हैं फ्रेंड्स कि देयरफॉर क्लाइमेट चेंज इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे एंड इट्स इम्पैक्ट्स हैम्पर्स द एवरी डायमेंशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट मतलब इसके जो प्रभाव हैं वो हर एक डायमेंशंस जो इन्वायरमेंट के उसको हैम्पर करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी हैज बोथ एस्पेक्ट्स, बाय वन इट कैन इंक्रीज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बाय अनदर इट कैन डील्स विद द चैलेंजेस। मतलब ये है कि इसके पास दोनों एस्पेक्ट्स है, एक के द्वारा ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को बढ़ाएगा, दूसरे के द्वारा वो उसके साथ हम डील कर सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि बेटर से बेटर टेक्नोलॉजीज लेकर आए जिसके द्वारा से हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करें, इनोवेशंस लाए, पॉलिसीज बनाए। ओके, इस प्रकार की चीज़ों को लाए जिससे हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियोज़ था जो क्वेश्चन था उसका आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको आपके आंसर्स राइटिंग में थोड़ा मदद मिलता होगा, इससे कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स।